द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कुछ हम लोग कवर किए, जैसे हम सीक्वेंस लिए थे कि द रिवोल्ट, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस पढ़े थे। तो द रिवोल्ट, तो रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। कितना तारीख को? 10 मई। उसके पहले भी रिवोल्ट हुए थे, और लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट जो है वो 1857 का वो माना जाएगा 10 मई से ही। मंगल पांडे वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस रिवोल्ट, अगर आप बोलेंगे तो। ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, वो तो इंडिविजुअल एक्ट ऑफ। तो हाँ, तो ये द रिवोल्ट के बाद हम पढ़े इसका सपरेशन, ठीक है। तो दिल्ली में कब कब्जा हो गया? ठीक है, 1857। और रिवोल्ट को फाइनली किस साल तक पूरी तरह से कुचला जा चुका था? 59 तक। और कानपुर और लखनऊ में कब तक कब्जा हो गया था? 58 में। 58 का लास्ट तक ये कब्जा हो गया था। तो सेपरेशन भी हो गया, इसके बाद हम देखें कि इसका जो कॉजेज पढ़े थे, कॉजेज, ठीक है, कि आखिरकार रिवोल्ट हुआ ही क्यों? रिवोल्ट हुआ, सेपरेशन हो गया, ठीक है, बट हुआ ही क्यों, हम लोग ये पढ़े थे। तो कौन सा राइफल पहले था? नया राइफल क्या आया था? हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग कॉजेज पढ़ लिए थे। कॉजेज पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे? नेचर ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। बल्कि उसके पहले हम लोग पढ़े थे शायद वाई रिवोल्ट फेल्ड, है ना। तो हम लोग पढ़े थे वाई रिवोल्ट फेल्ड, और फिर हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ रिवोल्ट। तो नेचर ऑफ रिवोल्ट हम लोग कई सारे देखे कि क्या नेशनल रिवोल्ट था, क्या ये सेपोई म्यूटिनी था, क्या ये इलीट लोगों का मूवमेंट था, एंड सो ऑन। तो अब हम लोग सब कुछ हो चुका, रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट कुचल दिया गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट। कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, तो हम लोग अभी लेकिन बहुत लिमिटेड फोकस करेंगे, बहुत लिमिटेड, क्यों अगला चैप्टर में बाकी कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पहले फिनिश कर देंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू होगा, उसमें हम लोग कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट, जो रिवोल्ट हुआ था इस टाइम में, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, he was Palmerston। तो ब्रिटिश पीएम, इट वाज लॉर्ड पाल्मस्टन। आपको पता ही है कि कोई बड़ा इवेंट होता है तो गाज किसी न किसी के ऊपर में गिरता है, किसी को हटा दिया जाता है। तो ये जो है, ये जो था, इट वाज प्रूव टू बी डेथ नेल ऑफ द कंपनी। और जो सरकार थी, पाल्मस्टन की सरकार, वो एक बिल लाई थी जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन ब्रिटिश शासन को दिया जा सके। लेकिन इसके पहले के बिल पास हो पाता, पाल्मस्टन की सरकार गिर गई। तो वो जो नया प्राइम मिनिस्टर था, ही वाज स्मिथ स्टैनली। तो ये स्मिथ स्टैनली जो था, वो एक नया बिल लेकर के आया। उसका मिनिस्टर था एडवर्ड हेनरी स्टैनली। और ये एक बिल ले आया जिस बिल का नाम था एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो बिल था, इट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858। ये मिनिस्टर था। अच्छा, ये एक्ट आया, ये एक्ट जो था, इट वाज पास्ड ऑन 2 अगस्त 1858। 2 अगस्त 1858। आपको पता है कि अभी तक तो रिवोल्ट कुचला भी नहीं जा चुका था। तो इससे पहले कि रिवोल्ट कुचला जा सके, उसके पहले ही एक एक्ट पास हो गया कि इंडिया जो होगा वो कैसे रूल किया जाएगा। शॉर्ट में कुछ लिख रहे हैं इसके प्रोविजंस। इंडियन पोजेशंस
of the company were transferred to the crown। जो भारतीय प्रदेश थे उन प्रदेशों को अब ताज को स्थानांतरित कर दिया गया। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे के सीधे ब्रिटिश क्राउन को चला गया, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो पार्लियामेंट के फिलहाल ये पार्लियामेंट का अधीन हो गया। तो इसमें जो रूलिंग का जो तरीका बताया गया, बोला गया कि इंडिया इज टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ द क्राउन, टू बी गवर्न्ड in the name of crown, through Secretary of State and a council of 15। एक ब्रिटेन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होना था। तो ब्रिटेन में एक होना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसका एक काउंसिल होना था। इट वाज 15 मेंबर काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके काउंसिल होता था जिसमें 15 मेंबर होते थे। 15 में से बोला ये गया कि 7 to be appointed by the crown and rest were to be nominated by the company। तो ये बोला गया कि इसमें से जो 7 मेंबर होंगे दे विल बी अपॉइंटेड बाय क्राउन, और इसमें से जो बाकी 8 होंगे, जो बाकी 8 लोग होंगे दे विल रिप्रेजेंट द कंपनी। बोला गया कि इंडिया का शासन जो होगा वो क्राउन के हाथ में दिया गया। तो एक क्राउन बना लीजिए यहाँ पे, इट वाज क्राउन। ये क्राउन जो है, क्राउन ब्रिटिश ताज के नाम से इंडिया का शासन किया जाएगा। इंडिया टू बी रूल्ड टेक ऑन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। लेकिन ब्रिटिश क्राउन तो आपको पता है, ब्रिटिश क्राउन का पावर जो था वो तो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करता था, तो यहाँ का राष्ट्रपति वाला हाल है। तो क्राउन और जो प्रधानमंत्री होता था वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल था। तो ये बोला गया कि एक मंत्री होगा, ही हैपेंड टू बी कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये जो था, ये आदमी ये कैबिनेट मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर। इस मिनिस्टर को इंडिया के लिए एक मिनिस्टर बना दिया गया, उसको एक काउंसिल दिया गया। दैट काउंसिल इज नोन एज इंडिया काउंसिल। तो क्या है कि इंडिया काउंसिल जो है, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि एक कैबिनेट मिनिस्टर था। कैबिनेट मिनिस्टर ये जो आदमी था, ये एडवर्ड हेनरी स्टैनली, ये पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना। ठीक है, सॉरी, हाँ, पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ही वाज, आपको तो देख ही रहे कि मिनिस्टर है, बिल पेश किया है, ही वाज कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे होगा, उसको एक बॉडी दी जाएगी, 15 मेंबर बॉडी, 7 टू बी अपॉइंटेड बाय क्राउन तो सरकार, और 8 टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंपनी। तो 15 मेंबर जो है इसको एडवाइस करेंगे। दे हैड एडवाइजरी रूल। तो इनका जो एडवाइस था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था वो नहीं भी मान सकता था। ऐसा नहीं था कि उसको मानना ही पड़ेगा, वो नहीं भी मान सकता था। लेकिन फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस जो था वो ऑब्लिगेटरी था, वो बाइंडिंग था। बाद में इंडिया काउंसिल का एडवाइजरी रोल को और भी इंडिया काउंसिल जो था, ये काउंसिल इसको थोड़ा और भी कमजोर कर दिए, और जो मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको ज़्यादा पावर मिल गया।
तो ये इंडिया काउंसिल है, इंडिया काउंसिल है, और आपको पता होगा शायद कि ये होम चार्जेज में इसका भी खर्चा आता था। तो ये जो खर्चा था ये इंडियन रेवेन्यू से दिया जाता था, इंडियन रेवेन्यू से। इंडिया का जो बजट था उसमें उसके लिए पैसा भी होता था। ये कब खत्म किया आपको बता चुके हैं, कब? नहीं, 1919 में खत्म किया गया। हाँ सही है। तो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि अब आप याद कीजिए कि एक जमाना था जिसमें कि इसके पहले जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इसके पहले वो ब्रिटेन में इसका कंट्रोल, ब्रिटेन में। इंडिया में तो एक गवर्नर जनरल होता था, आपको तो पता ही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट से आया? चार्टर्ड एक्ट 1813। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1358। बोलिए, इस बार के यूपीएससी का क्वेश्चन था, मजेदार बात ये है। क्या? नो, इट वाज 1833। हाँ, 1833 का जो था चार्टर्ड एक्ट, उससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस बार के यूपीएससी क्वेश्चन था। अच्छा, थोड़ा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का जरूरत है। जब तक आप लोग की तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं भूलने लायक पोजीशन में चल जाना चाहिए। जैसे अशोक के कितने शिलालेख थे? मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, हाँ कितने थे? हाँ 14, सही है ना? हाँ 14। हाँ, तो ये सब डेटा हमेशा याद रहना चाहिए। उसी तरह से ये जो छोटा छोटा डेटा है ना, पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर, पहला वायसराय, लास्ट गवर्नर, लास्ट वायसराय, नाम चेंज, ये सब हमेशा दिमाग में सेट रहना चाहिए। अच्छा, वो तो हम आ रहे हैं वहाँ पे। तो अभी फिलहाल बात हम लोग ये कर रहे थे, आ रहे वहाँ पे। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि जब वो जमाना था, इसके पहले जो था इंडिया में, आपको पता है देयर हैपेंड टू बी अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, और उसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये नाम का कब किस साल आया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बोलिए। पिट्स इंडिया, क्या सही है? क्या? यस, इट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये जो था, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा कभी सही बीच। तो ये जो है, तो ये था इंडिया का पोजीशन। इंडिया में प्रेसिडेंसीज होती थी, प्रेसिडेंसीज में गवर्नर्स होते थे, और एक गवर्नर जनरल भी होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, ब्रिटेन में इसका जो कंट्रोल होता था, ब्रिटेन में इंडिया का कंट्रोल वो कैसे होता था? वहां पर आप लोग याद कीजिए कि वहां पर एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। नहीं, वहां होता था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना। तो कंपनी, याद कीजिए कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अगर कोई भी लेटर लिखेंगे इंडिया में तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखाना पड़ता था, याद है ना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, तो पहले क्या था ना कि ये जो लोग थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी को एडमिनिस्टर करते थे। ठीक है, कंपनी को एडमिनिस्टर करते थे ये लोग सिंपली। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति इनका जो उत्तरदायित्व था वो बहुत लिमिटेड था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो इनका जो अकाउंटेबिलिटी था, इट वाज वेरी लिमिटेड। 1773 में बोला था वार पीस एंड, क्या था? डिप्लोमेसी। ठीक है, वार पीस और डिप्लोमेसी से रिलेटेड जो तुमको करस्पॉन्डेंस होगा वो दिखा देना सरकार को। ठीक है, सरकार को दिखा देना। फिर क्या हुआ कि ये वाला बहुत अच्छा नहीं रहा,
तो फिर क्या हुआ कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये एक परमानेंट बॉडी जैसा बन गया जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उस पर कंट्रोल रखेगा। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब बोल दिया गया कि नॉन कमर्शियल जितने भी लेटर्स हैं, नॉन कमर्शियल, ये सारा का सारा दिखाना। ठीक है, कंपनी को ये रन कर रहे हैं, इनके ऊपर में ये लोग। तो हम लोग याद कीजिए कि ये सिस्टम कब आया, हाथ उठाइए। ये यस इट वाज फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट से ये ड्यूअल कंट्रोल लिया। ड्यूअल कंट्रोल मतलब कि इंडिया में कंट्रोल है तो दो बॉडी इंडिया को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इसका होता है ड्यूअल कंट्रोल। कि पिट्स इंडिया एक्ट का जो ड्यूअल कंट्रोल था वो ड्यूअल कंट्रोल 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से खत्म होता है। जो ड्यूअल कंट्रोल 1784 में शुरू हुआ था वो ड्यूअल कंट्रोल 1858 में खत्म हो गया, क्योंकि एक ही बॉडी है, एक बॉडी है इंडिया काउंसिल, इसका एक हेड है, यही लोग सीधे सीधे ब्रिटिश प्रशासन कर रहे हैं। डबल कंट्रोल नहीं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम लेटर लिखेगा तो हमको दिखाएगा, एक मतलब एक के ऊपर एक कंट्रोल, नो, सिंपल। ठीक है, इंडिया काउंसिल का हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यही कंट्रोल करेगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 1858 का एक्ट। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इसमें कुछ प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग ये देख लिए कि इसका जो पावर था, जो काउंसिल जो इट वाज एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, और लेकिन फाइनेंशियल मैटर में हम बता दिए कि इसका अप्रूवल जरूरी था। इस एक्ट में बोला गया कि अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज, याद ही होगा आप लोगों को सब, अपॉइंटमेंट टू, तो यही बोला गया कि गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज जो होंगे ये कंपटीशन से इसका नियुक्ति होगा, सिविल सर्विसेज कमीशन करेगी। ये भी बोला गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी, Secretary of State was to be body corporate, यानी इसके ऊपर में केस किया जा सकेगा which could be sued in England and India। जैसे हम लोग यूनियन पे केस करते हैं ना, ठीक उसी तरह से समझ लीजिए कि हम ये सरकार पे केस हो पाएगा। तो ये था हमारा एक्ट फॉर एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, आल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब बात ये है कि कंपनी का हाथ से, हम लोग बात ये कर लिए कि कंपनी का हाथ से भारत का शासन छीन लिया गया। ठीक है, और ये जो शासन था ये क्राउन के हाथों में आ गया। ठीक, इंडिया में जिस तरह से शासन चल रहा था वैसे ही चलना था। और इसे हम आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे उसको। अच्छा खैर, अब बात यह है कि कंपनी का क्या हुआ। कंपनी जो थी वो खत्म नहीं हुई 1858 में। 1858 में कंपनी के इंडियन पोसेशंस उसके हाथ से निकल गए, कंपनी नहीं खत्म हुई। कंपनी अपना काम करती रही। कंपनी क्या करती रही? कंपनी continued its
state trade on behalf of British government and supply of सेंट हेलेना। सेंट हेलेना में सप्लाई का भी काम करती रही। इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट पास हुआ 1873 और इस तरह से कंपनी जो थी वो सीज कर गई 1 जून 1874, 1 जून 1874, यानी कंपनी को इस एक्ट से क्लोज कर दिया गया। 1 जून को ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 से लेकर के 1874 के इसका जर्नी है। 1874 को फाइनली क्लोज डाउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट बना करके इसको कंपनी को क्लोज कर दी। ठीक, तो ये है हमारा एक्ट ऑफ 1858। अब क्या, अब भारत का शासन कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन, रानी घोषणा। रानी का जो घोषणा है ये लॉर्ड कैनिंग इस घोषणा को इलाहाबाद में सबसे पहले पढ़ा। इलाहाबाद, रानी का संदेश इंडिया लाया गया 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में रानी का घोषणा पढ़ा गया। साथ ही साथ इसी दिन सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे उन हेडक्वार्टर्स में भी रानी का घोषणा को पढ़ा गया। यानी रानी भारत के लोगों को कुछ संदेश दे रही है। उस संदेश को इलाहाबाद में एक दरबार लगा करके कैनिंग पढ़ा और साथ ही साथ सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इसको पढ़ा गया। ठीक, इस प्रोक्लेमेशन के अनुसार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चल रहा था वैसे चलाया जाएगा। जो भी सिस्टम था, आपको पता है यहाँ पर एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल होती थी ना, गवर्नर जनरल काउंसिल जिसमें गवर्नर जनरल होता था। साथ ही साथ आपको ये भी याद है कि उसके काउंसिल होती थी ना, जिसमें कि हम लोग बड़े थे कि पहले 3 फिर 4 था ना, इस तरह से एक्सपेंड हुआ था काउंसिल। तो काउंसिल थी, इट विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो अब से क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव की जैसे भी काम करेगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल एडमिनिस्टर इंडिया, इट इज करेक्ट। साथ ही साथ वो क्राउन का पर्सनल एम्बेसडर समझ लीजिए वो रहेगा और इस नाते उसको एक नया टाइटल दिया गया, दैट वाज वायसरॉय। तो एज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ Crown, the Governor General of India got additional title of Viceroy.
यूपीएससी में 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा, उसमें 1835 के एक्ट के बारे में शायद कुछ बात कर रहा था, या फिर 19 का एक्ट होगा, बट के एक्ट के बारे में बात कर रहा था। उसमें कुछ बोला गया था कि गवर्नर जनरल जो था वो मतलब रेजिडरी पावर वाज विथ गवर्नर जनरल, रेजिडरी पावर वाज विथ गवर्नर जनरल। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उसको गलत कर दिए। इट वॉज ट्रू, उसको गलत कर दिए, क्योंकि वो सोचे कि इंडिया में तो गवर्नर जनरल 1858 में खत्म हो गया था, यहाँ से तो वायसराय था, तो यहाँ गवर्नर जनरल क्यों लिखा, तो यूपीएससी यही वाला गलत लिखा हुआ है, उसको वो काट दिया। लेकिन वो सही था, क्योंकि गवर्नर जनरल का टाइटल खत्म नहीं हुआ था। गवर्नर जनरल का टाइटल एज इट इज था, लेकिन उसका एडिशनल टाइटल वायसराय भी था, तो वायसराय का यूज ज्यादा होता था। लेकिन जब कभी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते थे, जब भी कोई एक्ट पास होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, तो उसको वायसराय नहीं बोला जाता था, उसको गवर्नर जनरल ही बोला जाता था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के पर्पज से ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और एज ए रिप्रेजेंटेटिव क्राउन ही वाज वायसराय। ठीक है। तो ये जो क्वींस प्रोक्लेमेशन है, इसमें कभी कई सारी पॉजिटिव बातें थी, तो इसको बोलता है मैग्ना कार्टा ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है काफी बड़ा अधिकार जब मिलता है ना किसी पेपर से, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया? क्वींस प्रोक्लेमेशन बोला गया कि अब वो काम नहीं करेंगे जो अभी तक करते आए थे। उनको पता था विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण था कि देसी राज्यों को हड़प लिया जाता था, तो देसी राज्यों को हड़पना साफ साफ बोल दिया गया कि अब हम एनेक्सेशन का नीति छोड़ते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर ऐसे भी लिख रहे हैं the era of expansion, annexation and expansion, annexation and expansion, expansion ended। बोल दिया गया कि अब कोई एनेक्सेशन, कोई भी ये सब नहीं होगा। the rights and dignity of the princess, Indian princess shall be respected। आप गोद लीजिए, जो भी होता है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द प्रिंसेस, किंग्स मतलब प्रिंसेस, वर to recognize paramountcy of the British crown, लेकिन बोला गया कि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश क्राउन के सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और राजाओं का जो रिलेशनशिप था इसके पहले, इट वाज थ्रू सब्सिडरी अलायंस में, हालांकि जो राजा लोग थे ये कमजोर पड़ गए थे, और वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट हो गए थे, बट स्टिल थियोरेटिकली दे वर सवेयर, सिद्धांत के तौर पे ही वो संप्रभु थे, वो किसी के अधीन नहीं थे, बिकॉज इट वॉज सब्सिडरी अलायंस, इट वॉज अलायंस बिटवीन टू इक्वल पावर्स। ठीक, हम प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक बातें हैं, ठीक है, सॉवरेनिटी नाम का ही था, बट नाम का भी तो था, नाम का ही सही, बट दे वर सॉवरेन। लेकिन जैसे ही वो बोलेंगे कि आई एक्सेप्ट द
सॉवरेनिटी ऑफ, उनके लैंग्वेज में एक्सेप्ट द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो वो बोल दिए नाउ आई एम नॉट सॉवरेन, द ब्रिटिश क्राउन इज द पैरामाउंट पावर। मतलब कि अपना सॉवरेनिटी इनका गया, इनका अब इनको मिलाया नहीं जाएगा, एनेक्सेशन और अब नहीं होगा, ब्रिटिश राज और बड़ा नहीं होगा, राजाओं को हड़पा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही साथ साफ साफ बोल दिया गया कि आपको आपका सॉवरेनिटी का जो थ्योरेटिकल सॉवरेनिटी है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि वो देश जो कि किसी के अधीन नहीं होता, उसको बोलते हैं सॉवरेन। तो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री, बांग्लादेश इज अ सॉवरेन कंट्री, सब अपना अपना मर्जी जो मर्जी कर सकते। बट झारखंड, बिहार, दे आर नॉट सॉवरेन, दे डोंट हैव सॉवरेनिटी, क्योंकि जो मर्जी वो नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि किसी देश से युद्ध नहीं कर सकते, ठीक, यहाँ पर उनका कुछ बाध्यता है। इंडिया इज सॉवरेन कंट्री, लेकिन आप राज्य के बारे में नहीं बोल सकते कि वो सॉवरेन है, ठीक है, राज्य नहीं है कोई भी राज्य। तो सारे देश सॉवरेन होते हैं, लेकिन 1858 से पहले जो राज्य लोग थे, और राज्य लोग थ्योरेटिकली सॉवरेन थे, थ्योरेटिकली एक एग्रीमेंट किए थे ब्रिटिश सरकार से, फिर भी ब्रिटिश सरकार ये नहीं बोल रही थी या वो ये नहीं बोलते कि हम सॉवरेनिटी अपना लूज कर रहे हैं, हम एक दूसरे का सहायता करेंगे, इतना ही बात था। लेकिन 1858 में इनको बोला गया कि अब आपको राज्य को हम हड़पेंगे नहीं, मिलाएंगे नहीं, कब्जा में नहीं लेंगे, लेकिन आपको घोषणा करना पड़ेगा कि ब्रिटिश पावर इज पैरामाउंट, ब्रिटिश क्राउन इज पैरामाउंट, यानी कि आपका सॉवरेनिटी के, आप जैसे समझने के लिए जो हमारे स्टेट्स आज के है, कल के है ना, वैसे स्टेट्स का इनका वैल्यू रह गया, नो सॉवरेनिटी, ठीक। पैरामाउंट से, ये पैरामाउंट से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि सरकार 1947 में कानून बनाएगी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसमें लिखेगी कि द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी शैल लैप्स ऑन 15 अगस्त। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी खत्म होगा, तो पैरामाउंटेंसी जैसे खत्म होगा तो ये क्लेम करेंगे कि हम तो सॉवरेन थे, हम सॉवरेन हो गए। तो राजा लोग, कश्मीर का राजा, भोपाल, सब बोले कि जब पैरामाउंटेंसी लैप्स तो हमारा सॉवरेनिटी वापस। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोली? इंडियन गवर्नमेंट का पोजीशन था कि राजाओं का युग खत्म हो गया, द सॉवरेनिटी विल गो टू द पीपल। राजा लोग नहीं, जनता के पास जाएगा, जनता डिसाइड करेगी। तो बेहतर है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दीजिए, नहीं तो हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जनता को रिकॉग्नाइज करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट को पता था, हमारे लीडर्स को, कि जब चाहे वो वहाँ का जनता को भड़का सकते हैं, उतना उनके पास पावर था। राजाओं को धमकी दिए कि जनता के पास चल जाएगा। जनता मतलब आप समझिए कांग्रेस, सीधा सा बात है, क्योंकि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन तो राज्यों में भी फैले हुए थे। इन राज्यों में क्या नाम था ऑर्गेनाइजेशन का? ये जो था, इट वाज स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसका नाम हुआ करता था स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो राज्य थे ना, तो स्टेट्स पीपल कांग्रेस बना हुआ था कई राज्यों में, और इनका जो एक होल बॉडी था, इट वाज स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो ये कश्मीर में, भोपाल में, हर जगह प्रेजेंट थे, हैदराबाद में हर जगह प्रेजेंट थे। तो जैसे बोलते थे कि हम जनता के हाथ में मानेंगे, तो इनको पता होता था कि इसका तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें घुसा हुआ है, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन, ये तो करेगा, ट्रबल क्रिएट करेगा। तो राजाओं को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा, ठीक। जिन्ना क्या बोल रहे थे? जिन्ना का कहना था कि हाँ, राजा लोग सॉवरेन हो जाएंगे, सिंपल से हो जाएंगे, चाहेंगे तो मिलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हाँ, कांग्रेस का पोजीशन दो था। एक पोजीशन था कि राज्य की जनता जो होगी वो जनता मालिक हो जाएगी, दूसरा कि राजा लोग स्वतंत्र नहीं होंगे पैरामाउंटेंसी लैप्स होने से, उनको इंडिया पाकिस्तान में से किसी मिलना पड़ेगा अपना चॉइस का। ये दोनों बातें थी कि मिलना पड़ेगा, जनता के बाद राजा लोग के हाथ में बोले कि राजा लोग को तो मिलना पड़ेगा, और अगर आप वो सॉवरेनिटी यूज करना चाहते हैं तो वो जनता के पास में, ठीक। ये था हमारा कांग्रेस का पोजीशन। कांग्रेस का
ये डबल पोजीशन। अब सवाल तीसरा है कि माउंटबेटन क्या बोल रहे थे। सारा कानून अपना जगह है, ये लोग अपना अपना ओपिनियन भी था, क्योंकि कानून जो था ना वो एम्बिगस था कि क्या। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, ये माउंटबेटन जा के समझा रहे थे कि मिल जाओ, स्वतंत्र मत रहो, इसी में दिमाग लगा रहे थे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यहाँ पे है कि मिल जाओ, साथ में मिल जाने से अच्छा है पास वाला में। तो इस तरह का अलग अलग पोजीशन था अलग अलग नेताओं का। अच्छा, तो खैर पैरामाउंट का हम बात उठाए थे कि पैरामाउंट जो था वो क्रिएट किया गया, बोला गया कि ब्रिटिश क्राउन का पैरामाउंट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक, राजा लोगों को अब ये दिक्कत नहीं था कि मेरा राज्य मेरा बच्चा को नहीं मिलेगा, मेरा बेटा नहीं होगा तो हम जिसको गोद लेंगे उसको मिलेगा, इतना तो शांति था। लेकिन रियलिटी में ये सच था कि एनेक्सेशन तो और नहीं हुआ इसके बाद, लेकिन अब एनेक्सेशन तो नहीं करते थे, लेकिन राजा बदलते थे। एनेक्सेशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिस्ट्रेस्टफुल कोई हुआ तो क्या करेंगे कि उसको कुछ आरोप लगा करके केस चला करके उसको हटा देंगे, किसी और को ले आएंगे। इस तरह का काम करते थे, कंट्रोल नहीं छोड़े। तो इनके पास क्या तरीका था? पॉलिटिकल डिपार्टमेंट था इनके पास में, इनके पास रेजिडेंट्स थे, रेजिडेंट्स एंड एजेंट्स ये सब तरीका से ये मतलब वहां पे इंटरफेयर करते थे, मतलब रखते थे अपना रेजिडेंट और एजेंट रखते थे वहां पर। इनका एक अपना पॉलिटिकल डिपार्टमेंट था, तो ये इंटरफेयर तो करते थे राजा लोगों को। तो ये लोग इंटरफेयर तो करते थे क्योंकि ताकत था इनके पास में, इंटरफेयर करने का पावर रखे हुए थे। अगर कोई कानून बना रहे हैं तो वो बोल देगा अंग्रेज कि नहीं कानून मत बनाइए, ये हमारा, हम लोग मतलब हम लोग इसको पसंद नहीं करेंगे इस कानून को। इंटरफेरेंस, आरोप लगाते थे, मैल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते थे कि तो तेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है। एक एग्जांपल है हमारे पास में 1874 में मल्हार राव गायकवाड़ था। मल्हार राव गायकवाड़ कहाँ का था सुना? बड़ौदा का, करेक्ट। तो बड़ौदा का जो था, यस बड़ौदा, इसके ऊपर में आरोप लगाए कि तुम ब्रिटिश रेजिडेंट को जहर देके मारने की कोशिश किया, तुम ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। इसके ऊपर में केस चलाए और इसको हटा दिया। हटाने के बाद गद्दी ट्रांसफर कर दिया गया, बड़ौदा को एनेक्स नहीं किया गया, लेकिन गद्दी तो बदल दिया गया। तो राजा प्रेशर में रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार उसको जब एक वाला बात बोल दिया जाए कि आज से आप लोगों का राज्य को छीनेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि राजा अब एकदम मजे में है कि अब तुम्हें राज्य नहीं छीनाएगा, उसको तो हटा ही देंगे, राज्य रहेगा। बड़ौदा का राज्य आप याद कीजिए, अवध से कंपेयर कर दे रहे हैं। अवध में मैल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया गया था, किस पर? वाजिद अली साहब पर, और उसको तो छीन ही लिए। अवध को तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया, याद आ रहा है ना? तो ये जो है यहां पर क्या हुआ, मल्हार राव जो गायकवाड़ था, इसको मैल एडमिनिस्ट्रेशन के इस पर भी चार्ज लगा, कि तुम अंग्रेज जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उसको जहर देकर मारने की कोशिश किया। लेकिन बड़ौदा का राज्य वो ब्रिटिश राज्य में नहीं मिला, ब्रिटिश इंडिया में नहीं मिला, उसका सक्सेसर को चेंज कर दिया। यानी राजा को प्रेशर में तो रखे ही थे, ऐसा नहीं था कि इंटरफेरेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन बोला गया था कि राजाओं के राइट्स और डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा, अब हड़पा नहीं जाएगा, एनेक्सेशन नहीं किया जाएगा। हाँ, नहीं किया गया, लेकिन स्टिल इंटरफेरेंस कंटिन्यूड। अब इसके और क्या हुआ कि ये तो हो गया हमारा, मतलब हम लोग उस पर बात कर रहे थे कि रानी का घोषणा के बारे में। अब थोड़ा और भी ये लोगों ये हुए, मजबूती अपने आप को किए। तो इंडिया में एक लोग जो होता है ना, वो लोगों को ये करने के लिए, मतलब इम्प्रेशन जमाने के लिए, वो लोग ना शोबाजी करते हैं। ठीक, तो शोबाजी करते हैं तो बड़ा बड़ा, देखिए ना हमारा महल बना ना दिल्ली में एक,
दिस अ काइंड ऑफ, मतलब एक ऑ क्रिएट करना है, देखो मेरा। शादी वादी में आप लोग जाते होंगे तब देखते होंगे, लोग जो होते हैं क्रेन लगा देते हैं, क्रेन से वो जो फिल्म नहीं होता है, वो कैमरा आता है सामने में आता है, हाँ, क्रेन लगा देते हैं। वो ड्रोन तो आजकल कॉमन फैशन हो गया है। तो कई बार ये लोग जो होते हैं ना, केवल इसलिए करते हैं ताकि लोग देखें कि कुछ हम हैं। तो ये होता है, मतलब लोग जो होते हैं ना, हर लेवल पे वो क्रिएट करते हैं। अभी देखेंगे ना आप, जो फेस्टिवल्स है ना, ये फेस्टिवल्स इसी कारण से आजकल हो रहा है। ज़्यादातर फेस्टिवल्स हर ग्रुप दिखाना चाहता है ना कि देखो हमारा रेस्टोरेंट, मतलब दोनों ग्रुप एक दूसरे को बता देता है कि देखो हम भी जानते हैं। ये रामनवमी में लोग बना देता है, और मुहर्रम में इधर में, मतलब एक फेस्टिवल का एक यूज, वो भी एक तरह का ना एक मतलब नहीं आता है क्या गजब का, मतलब है ये लोग उस टाइप से। तो उसी टाइप का जो गजब से आंख मतलब चकाचौंध कर दे। आप याद कीजिए, कोई ऐसा राजा था क्या, सुल्तान ऐसा, जो इसी तरह से चकाचौंध कर देना चाहता था लोगों को? यस, बलबन जो था ना, वो बलबन भी चकाचौंध करने भरोसा रखता था। उसके आसपास में ना वो नंगा तलवार वाला लोग रहता था, देख के लोगों को डर लग जाए। इसके अलावा एक फेस्टिवल जो इंडिया में नहीं मनाया जाता था, वो शुरू किया। कौन सा? नौरोज। ठीक, तो वो क्यों नौरोज शुरू किया? और नौरोज केवल इसलिए शुरू किया कि लोग मेरा खर्चा उर्चा देख करके समझ जाए कि हम क्या चीज। तो अब क्या है, रानी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब इंडियन लोगों को बताएगी ना कि अरे तुम लोग समझो कि हम लोग क्या चीज है। तो एक एक्ट पास किया गया, रॉयल टाइटल्स एक्ट। टाइटल्स एक्ट 1876। इससे क्वीन विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की साम्राज्ञी, नया टाइटल हो गया। तो अब वो भारत की साम्राज्ञी हो गई। और यहां से शुरू होता है रॉयल दरबारों का सिलसिला। रॉयल दरबार्स, अब रॉयल दरबार शुरू हुए, दिल्ली में लगते थे रॉयल दरबार्स, और रॉयल दरबार्स में बहुत ही खर्च होता था, बहुत ज्यादा। जैसे कोविड के दौरान में लोग पैदल चल रहे थे और इधर में बन रहा था हमारा महल, उसी तरह से 76 से शुरू हुआ है रॉयल दरबार का सिलसिला। 76 में बहुत भयानक अकाल पड़ा हुआ था और इधर में रॉयल दरबार चल रहा था। तो कोई आदमी सूती कपड़ा पहन के गया था ना, हाँ ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। तो ये जो था, मतलब कि कहने का हम ये मतलब बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके, और हाँ, तो धीरे धीरे करके जो इंडियन जो लोग थे, उनका मन में एक छाप छोड़ने के लिए बहुत सारा काम किया गया। भारत के साम्राज्य के टाइटल और ये ग्रैंड दरबार्स। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये तो हम मिला के बता दिए दोनों तरफ से, मतलब कि थोड़ा सा बात कर रहे हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन का, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आते आते इधर का ही बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं कि कर्जन भी, जो ये वाला पॉइंट हम बताए थे ना कि पैरामाउंट से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बाद में कर्जन भी क्लियर किया था। कर्जन डिक्लेयर्ड, बाद में 1905 के आसपास का बात होगा, डिक्लेयर्ड दैट princely estates were mere agent of British Crown. Princely estates were mere agents of British Crown. और क्या बोला गया कि जनता का भी इंडियन राइट्स, कस्टम एंड प्रैक्टिसेज, इंडियन, वो क्या घोषणा है, रानी घोषणा, इंडियन राइट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेज विल बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट
हाँ राइट्स, हाँ बता रहे, RITS, ठीक है, राइट्स ड्यू रिस्पेक्ट विथ रिगार्ड टू फ्रेमिंग, laws, framing and administrating laws. बोला गया कि जनता के राइट्स मतलब होता है संस्कार, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट राइट्स, हाँ, कर्म कांड भी होता है इसका मतलब, रिचुअल्स नहीं, कर्म कांड होता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, कर्म कांड, रिचुअल्स हम लोग यूज करते हैं ना, रिचुअल्स, अच्छा ठीक है, दीज आर राइट्स कस्टम एंड ट्रेडिशंस विल बी रिस्पेक्टेड, जनता का राइट्स कस्टम को रिस्पेक्ट किया जाएगा। ये देखने से बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि अब वो भी बात खत्म कि आप लोगों का राइट में इंटरफेयर किया जाएगा, बट देखा जाए तो एक तरह से इट इज़ वेरी बैड, क्योंकि अब से सोशल रिफॉर्म सरकार अब नहीं करेगी बोलती है, ठीक, या फिर बहुत संभल के करेगी। जान गई थी कि 1857 का रिवोल्ट का पीछे ये बहुत बड़ा कारण था, रिफॉर्म्स, तो वो बोल दी है अब चिंता मत कीजिए, अब रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। तो ये जो है हाँ, तो ये यहाँ से सोशल रिफॉर्म्स के लिए जो लोग थे जो सोशल रिफॉर्म्स अंग्रेज सरकार से चाहते थे, उन लोगों के लिए अब निराशा का जिंदगी शुरू होना था। अभी तक जो इंटेलेक्चुअल्स थे, राजा राम मोहन राय सब, ये अभी तक सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि हम प्रेशर देंगे और रिफॉर्म्स आ जाएगा। अब कितना भी प्रेशर दीजिए, अब रिफॉर्म्स नहीं आने वाला, और एकदम रुक के रिफॉर्म्स आए हैं। अब एक बार हम लोग को सीधा रिफॉर्म मिलेगा, एक बड़ा रिफॉर्म, दिस वाज इन 1892। कौन सा? हाँ, हमको जहाँ तक याद आ रहा है 92 में ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था ना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में 10 साल से 12 साल किया था एज ऑफ कंसेंट, 10 से 12, केवल 10 से 12, और हमारे बहुत सारे जो नॉन लीडर्स हैं वो इसका विरोध कर दिए, तिलक। तो सिविल सर्विसेज वाला जो था उसका पालन करने के लिए क्या बोला गया था उसमें, क्या था? नहीं, क्या सूरज, ओपन कंपटीशन से सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, सिविल सर्विसेज में, कोवेनेंट सिविल सर्विसेज में। तो इसके लिए एक एक्ट पास किया गया, सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, जिससे इससे बोला गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड सिविल सर्विसेज में लोगों को लिया जाएगा। लेकिन ये एक्ट तो बन गया, एक्ट के बाद में बनता है रूल्स कुछ ऐसे बना दिए गए ताकि इंडियन लोग बाहर रहे थ्रू रूल्स, जैसे एज का रूल था, हाँ कुछ, और फिर ताकि लंदन में ही होगा, ठीक। तो ये सबसे ये कोशिश किया गया कि इंडियन बाहर रहे। नाम के लिए जरूर इंडिया जो था वो इंडिया में सिविल सर्विसेज सबके लिए ओपन था, ठीक है। हम लोग 1857 का रिवोल्ट खत्म कर दिया। हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा बात करेंगे, लेकिन 1857 का रिवोल्ट खत्म होता है। 1857 का रिवोल्ट हम लोग शुरू किए थे कि रिवोल्ट हुआ, सीधा हमारा यही बात था कि रिवोल्ट हुआ, मेरठ से सैनिक चल दिया, ठीक, मेरठ से सैनिक चल दिया, चले ना मेरठ से। किस साल? करेक्ट, किस महीना में? मई। किस दिन? हाँ, आज तो बता रही है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट में हम लोग देखे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ, और हम लोग ये देखे कि क्वींस प्रोक्लेमेशन आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडिया का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में चला गया। अब इंडिया सीधा का सीधा ब्रिटेन का गुलाम हो गया, नॉट एनी कंपनी। अब हम लोग ब्रिटेन के गुलाम हो गए जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। पीट्स इंडिया एक्ट का जो डुअल स्ट्रक्चर था उसको खत्म किया,
और बोला कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और कैबिनेट मिनिस्टर और उसके काउंसिल होगा, 15 मेंबर काउंसिल, ये लोग इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे थ्रू फॉर क्राउन, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, इसीलिए पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके लिए अकाउंटेबल है। एक बना काउंसिल यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, लेकिन जब ये जाएगा वहां का संसद में, तो संसद में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ कि कंपनी को खत्म कर दिया गया 1874 में, फाइनली वाइंडेड अप। और हम लोग ये देखे कि उसके बाद एक क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ, रानी भारतीय लोगों को, आप समझ लीजिए, डम 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 रानी बोल रही है, रानी सुनो सुनो, रानी का घोषणा सुनो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लोग इकट्ठा होकर, हाँ रानी क्या बोल रही है। ठीक, अब इंडियन लोगों से में उतने बड़े नेशनलिस्ट थे नहीं, नेशनलिज्म अभी का हवा आया नहीं था, रानी है मतलब हमारी रानी है, तो रानी क्या बोल रही है, तो चलो सुनते हैं रानी क्या बोल रही है। तो रानी क्या बोल रही है, रानी बोल रही है कि अब से राजा लोगों का राज्य नहीं हड़पा जाएगा, उनका जो उत्तराधिकार होगा और जो भी उनके राइट्स होंगे वो राइट्स उनको मिलेगा। अब से हम राज्य विस्तार का नीति छोड़ते। ठीक, फिर उसमें क्या आवाज आ रहा है कि रानी का तरफ से यहाँ का गवर्नर जनरल जो होगा वो रानी का दूत है, उसका नाम होगा वायसराय। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक और नाम मिला उसको, वायसराय। वायसराय के रूप में वो रानी का प्रतिनिधि था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर था, रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन रानी अपना घोषणा दे रही है ना, तो रानी का एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ वायसराय, दोनों सेम लोग थे। फिर बोली कि जनता का भी जो कस्टम है, राइट्स है, तरीका है जीने का, उससे हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ये भी बोला गया कि अब से सिविल सर्विसेज में जो भर्ती होगा वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ओपन कंपटीशन से होगा। ठीक, तो ये सब बातें हो गई और बाकी चेंजेज नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन एक मुद्दा छोटा सा है, वो है व्हाइट म्यूटिनी। हुआ क्या कि अब तो हो गए सारा देश क्राउन का हो गया, सेना भी क्राउन की हो गई। तो सेना को बोला गया, सेना हमेशा शपथ लेती है, एक लास्ट दिन जब होता है ना पासिंग आउट परेड, तो एक शपथ होता है। हम लोग का भी हुआ था, हमको याद नहीं क्या क्या शपथ होता, बट एक होता है शपथ, ऐसे करके हाथ करके हम लोग एक शपथ लेते हैं। ठीक, हम भूल चुके हैं, पूरा लिए थे हम भी। तो क्या, तो शपथ लेते हैं, तो नेचुरली होगा इंडिया के लिए कुछ होगा। तो ये लोग जो शपथ लिए थे, एंड नेचुरली ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होंगे, आई विल रिमेन लॉयल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, अब इनको बोला गया शपथ लेने आ जाना क्राउन का लॉयल्टी के लिए, क्राउन का, शिफ्ट योर लॉयल्टी टू क्राउन। अब ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पैसा कम मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब कभी भेजती थी सेना को तो हमको अलाउंसेस देती थी, ज़्यादा पैसा हमको मिलता था इधर उधर जाने से। अब तो हम अगर हम क्राउन के हो जाएंगे तो जहाँ जहाँ क्राउन का राज है सब नहीं राज है, तो कहीं भी जाओ तो देश में ही जाओ, तो हमको अलग से अलाउंस नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? होता है ना कि अभी इंडिया की सेना को कहीं भेज सकते हैं ना, लेकिन अगर इंडिया की सेना को अगर बाई चांस हम बोलेंगे कि जाओ बांग्लादेश में लड़ाई करो, तो अलाउंस देना पड़ेगा अलग से, विदेश का अलाउंस। जो यूएन में जो लोग जाते हैं ना वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। यूएन का ही पैसा मिलता है और सरकार भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देती है। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि बांग्लादेश हम लोग एक बना लिया, अखंड भारत बांग्लादेश इंडिया का ही हो गया,
तो वही सेना जब बांग्लादेश जाएगी तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, अपना देश तो जा रहा है। ठीक, तो इस बात को लेकर के ये विद्रोह करती है। दिस इज कॉल्ड व्हाइट म्यूटिनी। अंग्रेजी सेना विद्रोह करती, दिस इज व्हाइट म्यूटिनी। तो व्हाइट म्यूटिनी हो गया, व्हाइट म्यूटिनी हो गया। इनका डिमांड ये था, या तो हम लोगों को इनलिस्टमेंट बोनस दो, मतलब कि जब क्राउन में जाएंगे तो हम लोग को अलग से बोनस दो, पैसा दो, या फिर हम लोग को छुट्टी दो हमेशा के लिए, चले घर अपना। ठीक, तो डिमांडेड, व्हाट वाज द डिमांड? इनलिस्टमेंट बोनस और रिलीज। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड की कि जिसको जाना है वो जा सकता है, फ्री में ब्रिटेन भेज देंगे, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं, मतलब चार्ज मतलब कि जो देशद्रोह वगैरह का केस ये सब कुछ नहीं लगेगा, क्लियर रिलीज। तो 10,000 ब्रिटिश फोर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो वापस जाना पसंद किए, तो वो फ्री में उनको ब्रिटेन लेके चला जाया गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्हाइट म्यूटिनी हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलेटिव में चाहती भी नहीं थी कि ये सेना जो है अब क्राउन का शपथ ले, क्योंकि विद्रोह कर चुके थे, तो विद्रोह का वॉयलेंस किए थे, तो ऐसे इनडिसिप्लिन्ड लोगों को सेना में रखना पसंद नहीं किया जाता। ठीक, तो इनको जो है वो और सरकार इसमें डर भी रही थी इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम कि अगर ब्रिटिश ट्रुप्स में विद्रोह हो गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इंडिया में विद्रोह हो जाए। इसी बात को देखते हुए कह रहे विद्रोह हो गया, ये तो मौका अच्छा है, क्योंकि अभी भी थोड़ा बुगाड़ था, 59 की ही तो बात है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाइट म्यूटिनी। ठीक, कवर्ड 1857 का रिवोल्ट खत्म। अब टेस्ट के लिए रेडी रहिए।